Hello everyone, this is Aditi Pal, final year student from एम्स नागपुर। और आज हम केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करने वाले हैं। मेरे नीट में रैंक 4067 थी और मैं गया बिहार से बिलोंग करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले क्लास में हमने जो हमारा फर्स्ट क्लास था उसमें हमने सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखे थे। फिर हमने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस किया था। आज हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। जॉर्ज कम्स ऑन अ वेकेशन टू इंडिया फ्रॉम यूएस। The long journey disturbs his biological system and he suffers from jet lag. What is the cause of his discomfort? तो जॉर्ज यूएस में रहता है और वो इंडिया आया है वेकेशन के लिए। तो हमें पता है कि इसके लिए फ्लाइट लॉन्ग जर्नी करनी पड़ती है, 10 आवर्स 12 आवर्स की फ्लाइट होती है। तो इससे उसका बायोलॉजिकल सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है और उसे जेट लैग हो रहा है, यानी कि जब उसे नींद नहीं आनी चाहिए तो उसे नींद आ रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो क्या होता है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ हिज डिस्कम्फर्ट। तो हमें बताना है कि जॉर्ज के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमें पता है कि जो स्लीप वेक साइकिल है या सिरकाडियन रिदम है, जो सिरकाडियन रिदम है या डायरनल जो हमारा साइकिल है, स्लीप वेक साइकिल, वो मेंटेन करता है हमारा हार्मोन जो है वो मेलाटोनिन। और ये मेलाटोनिन कहाँ से रिलीज होता है? ये मेलाटोनिन पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है। और पीनियल ग्लैंड कहाँ है? बिटवीन टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स ऑफ द ब्रेन। तो दो जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स हैं उनके बीच में है हमारा पीनियल ग्लैंड। और पीनियल ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? मेलाटोनिन सिक्रीट करता है। तो इतना हमने समझ लिया कि पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन आता है और मेलाटोनिन ही स्लीप वेक साइकिल या सिरकाडियन रिदम या डायरनल रिदम को मेंटेन करता है। अब ये मेलाटोनिन का फंक्शन हमने देख लिया कि इंटरनल बॉडी क्लॉक, यानी कि जो भी हमारे पास हम दिन में जो भी काम करते हैं वो हमारा मेलाटोनिन के लेवल्स से रेगुलेट होता है। तो जब हमारे पास लो लाइट यानी कि जब हम सोते हैं तो हमारे पास कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है? मेलाटोनिन। तो ये लो लाइट कंडीशंस में प्रोड्यूस होता है और क्या इंड्यूस करता है? स्लीप। तो रात में जब भी लो लाइट कंडीशंस हम लाइट ऑफ करके सोते हैं तो हमारे बॉडी में मेलाटोनिन प्रोड्यूस होता है और ये स्लीप को इंड्यूस करता है। ठीक है, तो अब जेट लैग क्यों हो रहा है जॉर्ज को? क्यों? जेट लैग जो है एक स्लीप डिसऑर्डर है ड्यू टू ट्रैवलिंग अक्रॉस डिफरेंट टाइम जोन्स। हमें पता है यूएस का टाइम जोन अलग है, इंडिया का टाइम जोन अलग है। तो हम जब डिफरेंट टाइम जोन्स के अक्रॉस ट्रैवल करते हैं तो हमें जेट लैग देखने को मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो जो बॉडी है वो क्या एक्सपीरियंस करती है? डिफरेंट पैटर्न ऑफ टाइम। यानी कि जब हो सकता है जब यूएसए में रात है तो इंडिया में हमारे पास सुबह का टाइम होता है। तो ये डिफरेंट जो हमारे पास डिफरेंट पैटर्न ऑफ टाइम हमारे बॉडी एक्सपीरियंस करती है। तो मान लीजिए हम यूएस से दिन में निकले थे और यहाँ पे आके भी जब रात होनी चाहिए थे तो दिन हो रहा है, तो हमारी बॉडी को डिफरेंट पैटर्न ऑफ टाइम एक्सपीरियंस करना पड़ा, हमें लो लाइट एक्सपोजर नहीं मिला। तो हमारा सिरकाडियन रिदम या नेचुरल स्लीप वेक साइकिल है वो डिस्टर्ब हो गया। तो जो सिरकाडियम रिदम ऑफ द बॉडी है जो यूएस में थी वो सिंक्रोनाइज नहीं कर पाई विद द टाइम जोन ऑफ इंडिया। इस केस में जॉर्ज का यूएस का सिरकाडियन रिदम वो इंडिया आने पे उसके साथ सिंक्रोनाइज नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से उस जॉर्ज को जेट लैग एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि बॉडी तो उसकी यूएस टाइम जोन से एडजस्टेड है और इंडियन टाइम जोन में आने के बाद उसे डिस्टर्ब होगा उसका सिरकाडियन रिदम और उसे जेट लैग फील होगा, यानी डे टाइम फटीग और डिस्टर्ब्ड स्लीप। जब रात में नींद आनी चाहिए तो नहीं आएगी और जब दिन में नींद नहीं आनी चाहिए तो जॉर्ज को थकान और सोने का मन करेगा। तो ये हुआ हमारा
व्हाट इज द कॉज ऑफ हिज डिस्कम्फर्ट। तो हमने देख लिया कि पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन रिलीज होता है, मेलाटोनिन का फंक्शन क्या है, और अगर डिफरेंट टाइम जोन्स में हम ट्रैवल करेंगे तो वो मेलाटोनिन का प्रोडक्शन लो लाइट में चाहिए तो वो नहीं हो पाएगा। तो हम जेट लैग एक्सपीरियंस करेंगे क्योंकि हमारी बॉडी सिंक्रोनाइज नहीं कर पाएगी अक्रॉस डिफरेंट टाइम जोन्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Inflammatory responses can be controlled by a certain steroid. Name the steroid, its source and also its other important functions. तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इन्फ्लामेटरी रिएक्शन रिस्पॉन्सेज जो होते हैं हमारे बॉडी में वो कंट्रोल हो सकते हैं बाय अ सर्टेन स्टेरॉइड। तो हमें स्टेरॉइड का नाम पता करना है, ये स्टेरॉइड कहाँ से आता है और इस स्टेरॉइड के अदर इम्पोर्टेंट फंक्शंस क्या क्या हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि स्टेरॉइड का नाम बताना है हमें। तो सबसे पहले कि इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने वाला जो स्टेरॉइड होता है वो हमारा कॉर्टिसोल होता है। तो कॉर्टिसोल जो स्टेरॉइड है वो इम्यूनो सप्रेसिव है, यानी जो इम्यून रिस्पॉन्सेज है उसको सप्रेस करेगा, यानी इनडायरेक्टली एंटी इन्फ्लामेटरी कहलाएगा वो, क्योंकि रिस्पॉन्स के वजह से ही हमारे पास इन्फ्लामेशन आता है। इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी ही इन्फ्लामेशन है। तो इस इन्फ्लामेशन को जो कम करेगा वो इम्यूनो सप्रेसिव होगा और वो होगा हमारा कॉर्टिसोल। सो कॉर्टिसोल को हम प्रिस्क्राइब करते हैं फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट्स। तो क्या होता है कि जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है, किसी और का ऑर्गन हम किसी और को डोनेट करते हैं, तो हमारा बॉडी उसको फॉरेन सब्सटेंस मान के इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस को स्टार्ट कर देता है। पर हमें ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस नहीं चाहिए, हमें एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑर्गन चाहिए। तो हम इम्यूनो सप्रेसेंट्स देते हैं जिसमें कि हमारा कॉर्टिसोल आता है। तो इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस को कंट्रोल करने वाला स्टेरॉइड है हमारा कॉर्टिसोल। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कॉर्टिसोल है। अब कॉर्टिसोल आता कहाँ से है, तो हमें पता है एड्रेनल कॉर्टेक्स। एड्रेनल कॉर्टेक्स से में हमारे 3 पार्ट्स हैं, GFR, ग्लोमेरुलोसा, फैसिकुलाटा और रेटिकुलरिस। ग्लोमेरुलोसा का नाम जैसा है वैसा काम नहीं है, यानी वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नहीं मिनरलोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट करता है। और फैसिकुलाटा जो है हमारा वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट करता है। तो हमने 3 ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देखे थे, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन और कॉर्टिकोस्टेरॉन। 3 हो गया। तो हमारे पास कॉर्टिसोल जो है वो प्रिंसिपल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है जो कहाँ से सिक्रीट होता है, जोना फैसिकुलाटा, जो कि है मिडिल लेयर ऑफ द एड्रेनल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो इतना हमें समझ में आ गया सोर्स क्या है। अब सोर्स देख लिया, हार्मोन कौन सा है वो देख लिया। अब इम्पोर्टेंट फंक्शंस और अदर इम्पोर्टेंट फंक्शंस क्या है इस स्टेरॉइड के। तो एंटी इन्फ्लामेटरी तो है ही, और कॉर्टिसोल क्या क्या रोल्स प्ले करता है, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करता है, यानी ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है बॉडी में। प्रोटियोलिसिस को इंक्रीज करता है, यानी कि अमाइनो एसिड्स का लेवल बढ़ाता है। उसके बाद ये इनहिबिट करता है अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स बाय द सेल्स। फिर ये इट स्टिमुलेट्स लाइपोलिसिस। तो हमें दिख रहा है कि ये सब चीज के ब्रेकडाउन को स्टिमुलेट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो कॉर्टिसोल है वो कैटाबॉलिक हार्मोन है, यानी सब कुछ ब्रेक डाउन कर रहा है। ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लूकोज का सिंथेसिस करवा रहा है, प्रोटियोलिसिस यानी प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन, लाइपोलिसिस यानी लिपिड्स का ब्रेकडाउन। उसके बाद ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को भी इन्फ्लुएंस करता है, किडनी फंक्शंस को भी मॉड्यूलेट करता है और स्टिमुलेट करता है द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। तो हमने देखा कि ग्लूकोज के सिंथेसिस को प्रमोट करता है, प्रोटीन्स और लिपिड्स के ब्रेकडाउन को प्रमोट करता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है, किडनी फंक्शंस को मॉड्यूलेट करता है और स्टिमुलेट करता है द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। तो ये हमने देखा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ओल्ड पीपल हैव वीक इम्यून सिस्टम, व्हाट कुड बी द रीजन।
तो जो हमारे पास ओल्ड पीपल होते हैं उनका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो हमें पता है कि इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी में जो है ये कॉम्बिनेशन है ऑर्गन्स एंड प्रोसेसेस ऑफ द बॉडी। इम्यून सिस्टम जो भी हमारा सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है और ह्यूमरल इम्यूनिटी है। और कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं इम्यून सिस्टम में? तो हमारे पास थाइमस है, बोन मैरो है, लिम्फ नोड्स है। तो थाइमस, बोन मैरो और लिम्फ नोड्स हमारे इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट फॉरेन एजेंट्स, माइक्रोब्स और अम, जो भी हमारे बॉडी को हार्म कर सकते हैं। तो ये है हमारा इम्यून सिस्टम का पार्ट। अब जो थाइमस है, जो जिसे हम प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कंसिडर करते हैं, थाइमस और बोन मैरो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं। तो जो थाइमस है वो क्या करता है? थाइमस हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम सेल्स, लिम्फोसाइट्स। तो थाइमस में लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन होता है। और और क्या करता है थाइमस? तो हमने पिछले क्लास में देखा था कि एक हार्मोन रिलीज करता है थाइमोसिन, जो हेल्प करता है इन द डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स एंड आल्सो इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज फ्रॉम बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो ये दोनों काम करता है हमारा हार्मोन थाइमोसिन, जो कि कहाँ से आता है? थाइमस से आता है। अब हमें पता है कि जो थाइमस है वो जैसे जैसे हम हमारी एज एडवांस में होती है, वैसे वैसे जो थाइमस है वो डीजेनरेट होता है। तो डीजेनरेशन की वजह से ना तो थाइमोसिन प्रोड्यूस कर पाएगा और ना ही क्योंकि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन भी है, तो वहां पे जितने सेल्स सिंथेसाइज होने चाहिए थे फॉर इम्यूनिटी उतने भी नहीं हो पाएंगे। इसीलिए जैसे जैसे हम ओल्ड होते हैं वैसे वैसे हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो कम फंक्शन करने लगता है और हमारी बॉडी ज्यादा ससेप्टेबल हो जाती है इन्फेक्शंस के लिए। तो हमने क्या देखा कि ओल्ड पीपल का वीक इम्यून सिस्टम क्यों है? क्योंकि जो थाइमस है, जो मेन लिम्फोइड ऑर्गन्स है हमारे पास, थाइमस और बोन मैरो, ये तो हमें चाहिए ही ताकि हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा रहे। तो थाइमस डीजेनरेट हो रहा है जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं। तो इस डीजेनरेशन की वजह से ना तो वो लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस कर पाएगा जितना उसे करने चाहिए, ना ही वो थाइमोसिन प्रोड्यूस कर पाएगा। तो जब ये दोनों ही काम नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो कमजोर होगा। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। What are the effects of hypothyroidism observed during pregnancy on the development and maturation of a growing baby? तो हमारे पास एक ग्रोइंग बेबी है, उस और मदर को हाइपोथायरॉयडिज्म है। तो डेवलपमेंट और मैचुरेशन के वजह डेवलपमेंट और मैचुरेशन ऑफ ग्रोइंग बेबी में क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो हमने ये पिछले क्लास में भी देखा था कि हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि जो थायराइड हॉर्मोन्स हैं उनका लेवल जो है वो कम हो रहा है। तो मैल प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हॉर्मोन्स बॉडी में हो रहा है, जिसके वजह से हमारे पास हाइपोथायरॉयडिज्म जैसी कंडीशन आ रही है मदर के अंदर। तो अब मदर को हाइपोथायरॉयडिज्म है तो बच्चे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि उससे क्रेटिनिज्म हो सकता है, मिक्सेडीमा हो सकता है और गोइटर हो सकता है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म का फीटस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो थायराइड हॉर्मोन्स की डेफिशिएंसी की वजह से जो फीटस है उसमें हमें स्टंटेड ग्रोथ देखने मिलेगा, जिसे हम क्रेटिनिज्म कहते हैं। लो इंटेलिजेंस कोशेंट यानी कि लो आईक्यू देखने को मिलेगा। मेंटली रिटार्डेड होंगे ऐसे बच्चे। डेफ म्यूटिज्म हो सकता है उनमें। एबनॉर्मल स्किन हो सकती है उनकी। और यानी कि ओवरऑल ये रिटार्डेड डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ द फीटस में रिजल्ट करेगा। तो हम देख सकते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म का कितना डेलीटेरियस इफेक्ट है एक बच्चे पे। बच्चा अभी जन्म भी नहीं लिया है, तो अगर मदर में हमने हाइपोथायरॉयडिज्म को रेगुलेट नहीं किया तो बच्चे को डेफ म्यूटिज्म हो सकता है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, लो आईक्यू हो सकता है,
उसकी स्किन एबनॉर्मल हो सकती है और ओवरऑल उसका जो डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन है वो रिटार्डेड हो सकता है। तो ये बहुत ही कॉज ऑफ कंसर्न है कि हमें मदर्स में हाइपोथायराइडिज्म को प्रिवेंट करना है ताकि बच्चे में ये सारे इफेक्ट्स ना आए। तो ये है हमारा hypothyroidism का effects observed during pregnancy on the development and maturation of growing baby। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। मेंशन द डिफरेंस बिटवीन हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले हाइपरथायरॉयडिज्म क्या है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में एक्सेस लेवल्स ऑफ थायराइड हॉर्मोन्स होते हैं और हाइपोथायरॉयडिज्म में जो थायराइड हॉर्मोन्स हैं वो कम होते हैं। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में थायराइड हॉर्मोन्स ज्यादा हैं। तो it is a condition where a person's weight increases despite having a poor appetite, क्योंकि सिक्रीशन ऑफ थायराइड हॉर्मोन्स जो है वो बढ़ गया है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में जो पेशेंट है उसका वेट इंक्रीज होगा, जबकि हाइपोथायरॉयडिज्म में जो पेशेंट का वेट है वो ये पेशेंट का वेट डिक्रीज होना चाहिए यहाँ और पेशेंट का वेट इंक्रीज होना चाहिए यहाँ। तो हमने पिछले क्लास में ये देखा था कि अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो थायराइड हॉर्मोन्स कम है यानी रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म कम है। तो पेशेंट का मेटाबॉलिज्म अगर कम होगा तो पेशेंट वेट गेन करेगा, जबकि हाइपरथायरॉयडिज्म में अगर थायराइड हॉर्मोन्स का लेवल ज्यादा है तो मेटाबॉलिज्म जो है वो ज्यादा होगा और पेशेंट वेट लूज करेगा। तो हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म हमने देखा। तो सबसे पहले हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, नाम से पता चल रहा है इंक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हॉर्मोन्स होता है। तो और हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म डिक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हॉर्मोन्स। तो पहले तो नाम से हमें पता चल गया कि किसमें ज्यादा सिक्रीशन होगा और किसमें कम सिक्रीशन होगा। फिर हाइपरथायरॉयडिज्म में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास हीट इंटॉलरेंस जो है वो हमें हाइपरथायरॉयडिज्म में देखने मिलेगी। तो ये उल्टा लिखा है, ये भी उल्टा है हमारे पास। तो हीट इंटॉलरेंस जो है वो हाइपरथायरॉयडिज्म में हमें देखने मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी मेटाबॉलिज्म इतना ज्यादा है, फास्टर मेटाबॉलिज्म और डिक्रीज इन वेट, ये हमें हाइपरथायरॉयडिज्म में देखने मिलेगा। और हाइपोथायरॉयडिज्म में स्लोअर मेटाबॉलिज्म और इंक्रीज इन वेट होगा। और उसके बाद तो जब हमारे पास हाइपरथायरॉयडिज्म है यानी थायराइड हार्मोन ज्यादा है, तो हमारे पास जो टीएसएच का प्रोडक्शन है, टीएसएच क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जब बॉडी में थायराइड हार्मोन ज्यादा है तो हमारे पास जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो उसके पास कौन सा फीडबैक जाएगा, उसके पास नेगेटिव फीडबैक जाएगा। तो हमारे पास टीएसएच जो है वो कम होगा, जबकि हाइपोथायरॉयडिज्म में टीएसएच जो है वो ज्यादा होगा। तो हमें बस समझना है कि किसमें थायराइड हार्मोन कम है। जब थायराइड हार्मोन कम है तो मेटाबॉलिज्म स्लो है, मेटाबॉलिज्म स्लो है तो हमारे पास जो जो भी हमारे बॉडी में फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है, तो हमारे बॉडी का वेट गेन होगा। उसके बाद अगर हमारे पास हार्मोन कम है, थायराइड हार्मोन, तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी चाहेगी कि थायराइड हार्मोन एडिक्वेट क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो, तो बॉडी टीएसएच को बढ़ाएगी। सो टीएसएच इंक्रीज होगा हाइपोथायरॉयडिज्म में और हाइपरथायरॉयडिज्म में टीएसएच डिक्रीज होगा। तो हमने देखा कि हाइपरथायरॉयडिज्म में क्योंकि मेटाबॉलिज्म ज्यादा है, बॉडी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी तो हीट इंटॉलरेंस होगा, जबकि हाइपोथायरॉयडिज्म में आपका मेटाबॉलिज्म कम है तो बॉडी को कोल्ड इंटॉलरेंस होगा क्योंकि स्लोअर मेटाबॉलिज्म है। तो ये हमने देखा हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म के बीच का डिफरेंस। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे।
तो ये काफी बड़ा क्वेश्चन है। You have learned that a characteristic feature of endocrine system is the presence of feedback loops. What is by this what is meant if hormone A stimulates gland X to secrete hormone B? तो वो कह रहा है कि एंडोक्राइन सिस्टम में फीडबैक लूप्स का होता है हमारे पास प्रेजेंस। तो अगर हार्मोन ए स्टिमुलेट करता है ग्लैंड एक्स को टू सिक्रीट हार्मोन बी, द प्रोडक्शन ऑफ ए could be modified when the levels of B change in our blood। हाँ सही बात है कि अगर TSH जो है थायराइड एग्जाम्पल हम लेते हैं, TSH थायराइड ग्लैंड को थायराइड हार्मोन सिक्रीट करने का मैसेज दे रहा है, पर अगर थायराइड हार्मोन ज्यादा है तो TSH का लेवल्स अफेक्ट होगा। सही बात है। एन एग्जाम्पल इज द रिलेशन बिटवीन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स एंड एस्ट्रोजन। एन ओल्ड वुमन एग्जिबिट्स द फॉलोइंग फीचर्स: high levels of LH in blood but low levels of estrogen in the blood. Another woman exhibits high level of LH in the blood and also high level of estrogen in the blood. तो क्या डिफेक्ट है इन these two women में? तो हमें हमें ज्यादा सोचना नहीं है, हमें पता है नेगेटिव फीडबैक क्या होगा। ठीक है, तो नेगेटिव फीडबैक यानी हार्मोन का लेवल ज्यादा है, तो वो क्या कह रहा है, एग्जाम्पल हम लेते हैं कि ये इसी केस में अगर एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो ज्यादा है, तो तो बॉडी क्या चाहेगी कि जो एलएच है उसका लेवल कम हो। एस्ट्रोजन ऑलरेडी ज्यादा है, हमें एलएच क्यों चाहिए? तो ये क्या होगा, इफ देयर इज अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ हार्मोन बी, इन दिस केस एस्ट्रोजन, इट विल हैव एन इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन ए, इन दिस केस एलएच। तो डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ ए विल इवेंचुअली रिजल्ट इन द डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन बी। तो हमारे पास एस्ट्रोजन ज्यादा हो रहा है, तो अब हमें और एस्ट्रोजन नहीं चाहिए, तो हम एलएच को कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली एस्ट्रोजन का लेवल्स नॉर्मल पे आ जाएगा, जितना होना चाहिए बॉडी में। तो ये हुआ नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक में क्या होगा कि जो हार्मोन है वो सिग्नल करेगा सिस्टम को टू प्रोड्यूस एंड रिलीज एन इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ दैट हार्मोन। यानी कि अब इस केस में क्या हो रहा है कि जो हार्मोन है उसका हाई कंसंट्रेशन है इन आवर ब्लड, तो वो स्टिम्युलेटरी इफेक्ट देगा हार्मोन ए को, यानी कि एन इंक्रीज्ड इन द सिक्रीशन of A will eventually result in increased hormone B production। यानी कि इसमें उल्टा हो रहा है, उसमें increased secretion से हमारे पास हार्मोन A का secretions कम हो रहा था, पर इस केस में जितना हार्मोन बी बनेगा उतना वो पॉजिटिव फीडबैक देगा कि और बनाओ और मुझे और इंक्रीज करो। यानी कि इसमें इस केस में उल्टा हो रहा है। पर जो एलएच और एस्ट्रोजन है उनके बीच की रिलेशनशिप नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पे रेगुलेट करती है। यानी जो हाइपोथैलेमस है वहां से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन्स जो है वो पिट्यूटरी पे एक्ट करते हैं और एफएसएच एंड एलएच हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो जाता है और ओवरीज को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज एस्ट्रोजन। अब अगर एस्ट्रोजन ज्यादा हुआ ब्लड में तो वो इनहिबिट करेगा हाइपोथैलेमस को टू रिलीज द गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हॉर्मोन्स। तो ना ही गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हॉर्मोन से रिलीज होंगे और ना ही एफएसएच और एलएच जो है एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा। तो जो एस्ट्रोजन का लेवल्स है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। यानी हमने देखा हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच एलएच टू ओवरी को स्टिमुलेट किया, एस्ट्रोजन रिलीज हो गया। अब हमें एस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक देता है इधर भी और यहाँ भी, हाई लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन की अब नहीं चाहिए जीएनआरएच, नहीं चाहिए एफएसएच एलएच। तो ये हुआ हमारा, हमने समझा कि ये नेगेटिव फीडबैक काम कैसे करता है। अब पहली वुमेन को क्या हो रहा है, हाई लेवल्स ऑफ एलएच इन ब्लड बट लो लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन। यानी कि उसमें एलएच का सिक्रीशन तो ज्यादा है पर एस्ट्रोजन का सिक्रीशन ज्यादा क्यों नहीं है? क्योंकि अगर एलएच ज्यादा है तो एस्ट्रोजन ज्यादा सिक्रीट होना चाहिए, पर लो लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन है। यानी कि एलएच या तो ग्लैंड को स्टिमुलेट ही नहीं कर पा रहा है, या एलएच अगर स्टिमुलेट भी कर रहा है तो एस्ट्रोजन सिक्रीट नहीं हो रहा है। यानी
या तो हमारे पास जो ग्लैंड है उसमें एलएच के रिसेप्टर्स में कोई डिफेक्ट है, या ग्लैंड ही में कोई डिफेक्ट है कि हमारे पास एस्ट्रोजन रिलीज ही नहीं हो रहा है, जबकि एलएच जो है ग्लैंड को स्टिमुलेट भी कर रहा है। तो ये दोनों में से कोई भी रीजंस हो सकते हैं कि वहां पे एलएच का लेवल्स तो ज्यादा है पर एस्ट्रोजन का लेवल्स कम है। फिर हम आते हैं केस 2 में, क्या है कि हाई लेवल्स ऑफ एलएच भी है और हाई लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन भी है। तो ये अगर हाई लेवल्स ऑफ एलएच है, अगर हाई लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन है हमारे पास, तो एलएच तो कम होना चाहिए क्योंकि एस्ट्रोजन ऑलरेडी ज्यादा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि हाई लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन अगर ऑलरेडी है बॉडी में, तो नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल होना चाहिए और एलएच को कम कर देना चाहिए। पर इस वुमेन में तो दोनों ही हाई है। ऐसा क्या हो रहा है, कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो देयर इज सम डिफेक्ट इन द नेगेटिव फीडबैक लूप, यानी एस्ट्रोजन जो बढ़ा हुआ है वो नेगेटिव फीडबैक नहीं दे पा रहा है, या तो पिट्यूटरी को या तो हाइपोथैलेमस को। अ, तो इसीलिए नेगेटिव फीडबैक नहीं देने की वजह से मोर अमाउंट्स ऑफ गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं, बोथ फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी के पास जा रहा है टू रिलीज एफएसएच एंड एलएच, और इसीलिए एस्ट्रोजन का लेवल्स जो है वो ज्यादा हो रहा है, ज्यादा ही होते जा रहा है। यानी हमारे पास सेकंड वुमेन में कहाँ डिफेक्ट है, तो हमारे पास नेगेटिव फीडबैक लूप में डिफेक्ट है, और फर्स्ट वुमेन में ग्लैंड या ग्लैंडुलर रिसेप्टर्स, और इसमें हमारे पास सेकंड वुमेन में नेगेटिव नेगेटिव फीडबैक लूप में डिफेक्ट है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो अब हम आते हैं अपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, A milkman is very upset one morning as his cow refuses to give any milk। ठीक है, मिल्कमैन है एक, वो बहुत अपसेट है कि काऊ, उसका जो काऊ है वो दूध नहीं दे रहा है। तो उसकी जो वाइफ है, मिल्कमैन की वाइफ, वो क्या करती है, काऊ के बच्चे को यानी काफ को शेड से लेके आती है। ऑन फॉन्डलिंग बाय द काफ द काऊ गेव सफिशिएंट मिल्क। तो जब वो काऊ का दूध, अपनी माँ का दूध पीता है, उसके बाद जो काऊ है वो सफिशिएंट मिल्क देती है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्या क्या आखिर क्या हुआ कि काऊ जो दूध नहीं दे रहा था पहले, अब दूध देने लगा? तो हमें जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसका पाथवे एसोसिएटेड विद दिस रिस्पॉन्स, वो हमें एक्सप्लेन करना है। तो तो हमारे पास हमें एंडोक्राइन ग्लैंड का रोल बताना है। तो क्या हुआ आखिर? तो जब जो काव है उसका बच्चा यानी जो काफ है उसने सक्लिंग किया अपने मदर को, तो क्या हुआ, एक न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स जेनरेट हुआ, और ऐसा ही ह्यूमंस में भी होता है। तो इस न्यूरो एंडोक्राइन इफेक्ट के वजह से क्या हुआ, तो न्यूरो एंडोक्राइन इफेक्ट के वजह से इंक्रीज ऑफ ऑक्सीटोसिन हुआ फ्रॉम द न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी पार्स नर्वोसा या पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जो कि सिर्फ दो हॉर्मोन्स रिलीज करता है, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। तो ये न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स हुआ जिसकी वजह से इंक्रीज ऑफ ऑक्सीटोसिन हुआ फ्रॉम द न्यूरो हाइपोफाइसिस। और ऑक्सीटोसिन सिंथेसाइज कहाँ होता है, हाइपोथैलेमस में, इन स्पेसिफिक न्यूक्लियाई, जो कि है हमारा पास पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। तो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस में जो हमारे पास हार्मोन सिंथेसाइज होते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, और इनका ही रिलीज जो है वो इंक्रीज हुआ। कब हुआ, जब जो काफ है उसने सक्लिंग इनिशिएट किया इन द काउ, इन द मदर। तो अब न्यूरॉन्स जो है इन दिस रीजन, हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई, सिंथेसाइज द ऑक्सीटोसिन प्रिकर्सर और उनको पैकेज करके रखते हैं, और इस ऑक्सीटोसिन को कहाँ भेजते हैं, फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। सो जैसे ही सक्लिंग शुरू होती है उसके 1 to 2 मिनट्स के अंदर जो ऑक्सीटोसिन का रिलीज है वो हमारे पास इंक्रीज होने लगता है। तो ऑक्सीटोसिन का रिलीज जब
इंक्रीज होने लगा, तो क्या हुआ, तो हमारे पास सक्लिंग स्टिमुलस सबसे पहले आया, तो वो ब्रेन में हाइपोथैलेमस के पास गया। हाइपोथैलेमस ने स्टोर करके रखा है वेसिकल्स में ऑक्सीटोसिन, उसने उसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी को भेजना शुरू किया और वहां से रिलीज होने लगा ब्लड में ऑक्सीटोसिन। अब ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है कि फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन जो है वो है कि वो क्या करेगा, वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स को इनिशिएट करेगा ऑफ द जो हमारा जिससे हमारा दूध निकलता है काउस में अडर, तो उस मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा और क्या होगा, जो मिल्क है उसका इजेक्शन जो है वो स्टार्ट होने लगेगा। तो जो अडर में स्मूथ मसल्स हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन होगा और मिल्क फ्लो जो है इंक्रीज हो जाएगा। तो हमने देखा कि पहले जो काऊ दूध नहीं दे रहा था अच्छे से, उसने दूध देना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि जब सक्लिंग हुई बाय द काफ, तो ब्रेन के पास हमारे पास स्टिमुलस गया और ब्रेन में हाइपोथैलेमस ने जो ऑक्सीटोसिन स्टोर करके रखा था वेसिकल्स में, वो उसने रिलीज करना शुरू किया और न्यूरोहाइपोफाइसिस से ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ। ब्लड में ऑक्सीटोसिन का लेवल्स जो है वो इंक्रीज हुआ और ऑक्सीटोसिन स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा और हमारे पास जो अडर है उसका मिल्क फ्लो इंक्रीज होगा। यानी काऊ जो पहले दूध नहीं दे रहा था ठीक से, अब वो ठीक से दूध देने लगेगा, क्योंकि स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा बिकॉज ऑफ द सक्लिंग स्टिमुलस। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। A sample of urine was diagnosed to contain high content of glucose and ketone bodies. Based on this observation, answer the following. अब हमारे पास एक सैंपल ऑफ यूरिन आया, उसमें हाई कंटेंट ऑफ ग्लूकोज हमने मेजर किया और हाई कंटेंट ऑफ कीटोन बॉडीज हमने मेजर किया। ठीक है, अब ये ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हमें आंसर करना है फॉलोइंग क्वेश्चंस को। Which endocrine gland and hormone is related to this condition? तो हमें पता है ग्लूकोज का रेगुलेशन तो इंसुलिन करता है, इंसुलिन ग्लूकागॉन, और ये रिलीज कहाँ से होते हैं, तो ये हमारे पास विच एंडोक्राइन ग्लैंड, तो ये पैनक्रियाज से आते हैं। बीटा सेल्स ऑफ द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ द पैनक्रियाज, बीटा सेल्स ऑफ द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियाज। और इंसुलिन की डेफिशिएंसी के वजह से ही हमारे पास हाइपरग्लाइसीमिया यानी इंक्रीज्ड ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड होता है, और प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया के वजह से हमारे पास यूरिन में भी ग्लूकोज आने लगता है। तो और जो डिजीज होता है उसे हम कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, तो इतना हमने देखा कि कैसे कहाँ से रिलीज होता है इंसुलिन, और इसके डेफिशिएंसी से हमारे पास क्या होता है, तो ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड इंक्रीज होता है और ग्लूकोज फिर यूरिन में भी आने लगता है। तो सबसे पहला विच एंडोक्राइन ग्लैंड में होगा हमारे पास पैनक्रियास, विच हार्मोन में होगा इंसुलिन। तो ये जो नेम द सेल्स ऑन विच दिस हार्मोन एक्ट्स, अब पूछ रहा है कि इंसुलिन कौन सी सेल्स पे एक्ट करता है। तो जो इंसुलिन है उसके रिसेप्टर्स 2 सेल्स पे होते हैं, एक तो हेपेटोसाइट्स हैं और दूसरा हमारे पास एडिपोसाइट्स हैं। तो हेपेटोसाइट्स जो है वो हमारे लिवर सेल्स हैं। तो इंसुलिन क्या करता है, स्टिम्युलेट करता है प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस, यानी आप ग्लूकोज को लीजिए और ग्लाइकोजन बनाइए। तो ग्लाइकोजेनेसिस को स्टिम्युलेट करता है और सप्रेस करता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी जो भी प्रोसेसेस हमारे पास ग्लूकोज प्रोड्यूस कर रही हैं उसको कम करवा देगा और ग्लाइकोजेनेसिस को स्टिम्युलेट करेगा, यानी ग्लूकोज यूटिलाइजेशन को बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा हेपेटोसाइट्स पे क्या एक्शन होगा इंसुलिन का। फिर हमारे पास दूसरी सेल्स हैं एडिपोसाइट्स। तो एडिपोसाइट्स को क्या बोलेगा, इंसुलिन स्टिमुलेट करेगा एडिपोसाइट्स को टू अपटेक एंड यूटिलाइज ग्लूकोज, क्योंकि हमारा गोल क्या है कि ग्लूकोज लेवल को कम करना है बॉडी में। तो इंसुलिन का
ये गोल है, तो वो वैसा ही करेगा, एडिपोसाइट्स को बोलेगा कि अपटेक करो ग्लूकोज को और यूटिलाइज करो, हमें ग्लूकोज ब्लड में नहीं चाहिए। तो ये जो दो सेल्स हैं जिसपे इंसुलिन एक्ट करता है वो है हेपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स। अब हमारे पास इस कंडीशन का नाम क्या है जिसमें हाई कंटेंट ऑफ ग्लूकोज एंड कीटोन बॉडीज यूरिन में मिल रहा है, और हम इसको कैसे रेक्टिफाई करें? तो जो रिस्पॉन्सिबल कंडीशन है उसका नाम तो हमारे पास है डायबिटीज मेलाइटस। और डायबिटीज मेलाइटस के टू फॉर्म्स हो सकते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट और इंसुलिन इंडिपेंडेंट। तो इंसुलिन डिपेंडेंट में जो बीटा इंसुलिन डिपेंडेंट यानी इंसुलिन पे डिपेंडेंट होगा, यानी कि इंसुलिन ही सिंथेसाइज नहीं हो रहा है फ्रॉम बीटा सेल्स। इंसुलिन इंडिपेंडेंट में इंसुलिन है तो पर वो एक्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि सेल्स जो है वो लेस सेंसिटिव है। तो हम रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं इस कंडीशन को? तो हमें पता है कि सबसे पहला तो हमें प्रॉपर डाइट चाहिए, क्योंकि हमें जो ग्लूकोज लेवल्स है उनको कंट्रोल करना है। उसके साथ ही साथ हमें एक्सरसाइज चाहिए, क्योंकि ओबेसिटी से हमारे पास इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होता है। तो हमें हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज चाहिए, और साथ ही इंसुलिन थेरेपी, अगर हमारे पास इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस है। अगर इंसुलिन इंडिपेंडेंट है तो हम दूसरी दवाइयाँ जो आती हैं मेटफॉर्मिन, ये सब हमें लेना पड़ता है, तो हमें दवाइयाँ लेनी है। साथ ही साथ हमें डाइट मॉडिफिकेशन करना है, और साथ ही साथ हमें एक्सरसाइज पे फोकस करना है। तभी ये जो कंडीशन है डायबिटीज मेलाइटिस वो रेक्टिफाई हो सकती है और मेंटेन्ड रह सकती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कैल्शियम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स। Write on the role of endocrine glands and hormones responsible for maintaining calcium homeostasis। अब बोल रहा है कि कैल्शियम हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बोन्स का कंस्टिट्यूएंट है। बोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी में, ये सही बात है। अब हमें सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स बताने हैं जो कि कैल्शियम होम्योस्टैसिस में रोल प्ले करते हैं। तो दो हॉर्मोन्स हमने कल देखे थे, पैराथायरॉयड हार्मोन और कैल्सिटोनिन, और ये दोनों ही हमारे कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहला हमारा है पैराथायरॉयड ग्लैंड से निकलता है पैराथायरॉयड हार्मोन। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स जो है वो एंडोडर्मल इन ओरिजिन है, और दो तरह के सेल्स होते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड में, चीफ सेल्स और ऑक्सिपिटल सेल्स। और चीफ सेल्स से हमारे पास आता है पैराथायरॉयड हार्मोन। अब पैराथायरॉयड हार्मोन आता कहाँ से, ये हमने देख लिया, चीफ सेल्स ऑफ द पैराथायरॉयड ग्लैंड। आता कहाँ से है हमने देख लिया। अब करता क्या है? तो पैराथायरॉयड हार्मोन कैल्शियम एंड फोस्फेट बैलेंस को मेंटेन करता है बिटवीन द ब्लड एंड अदर टिश्यू, यानी कि ये मोबिलाइज करता है रिलीज ऑफ कैल्शियम इनटू द ब्लड फ्रॉम बोन्स, यानी बोन रिजॉर्प्शन करवाता है, कैल्शियम का लेवल बढ़ाता है बोन्स के अंदर। और क्या करता है? पीटीएच इंक्रीजेस कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन बाय द बॉडी ऑर्गन्स लाइक इंटेस्टाइन एंड किडनीज। अब वो जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो बोलता है किडनीज और इंटेस्टाइन को कि ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम एब्जॉर्ब करो और कैल्शियम का लेवल्स बढ़ाओ बॉडी के अंदर, और ओवरऑल कैल्शियम लेवल्स इन द ब्लड को इंक्रीज करो। तो ये है हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन का फंक्शंस। अब हम आते हैं दूसरा हमारा कैल्सिटोनिन या थायरोकैल्सिटोनिन। आता कहाँ से है? थायराइड ग्लैंड से। लार्जेस्ट एंडोक्राइन जो ग्लैंड जो है हमारे पास थायराइड ग्लैंड, और कहाँ है ये? एंटीरियर टू द थायराइड कार्टिलेज ऑफ द लैरिंग्स इन द नेक। तो ये ग्लैंड वाइटल रोल प्ले करता है इन द कैल्शियम होम्योस्टैसिस। तो ये कहाँ से आता है? पैराफॉलिकुलर सेल्स ऑल्सो कॉल्ड सी सेल्स। तो थायराइड ग्लैंड में एक तो फॉलिकल्स होते हैं और उसके साथ ही साथ पैराफॉलिकुलर सेल्स भी होते हैं। और ये पैराफॉलिकुलर सेल्स से क्या रिलीज होता है? तो
थायरोकैल्सिटोनिन रिलीज होता है। अब ये करता क्या है, ये उल्टा काम करता है, थायराइड लेवल्स इन द ब्लड को, कैल्शियम लेवल्स इन द ब्लड को डिक्रीज करता है। तो वो इंक्रीज कर रहा था और ये डिक्रीज करता है। तो ये सिक्रीट कब होता है, जब कैल्शियम लेवल्स इन द ब्लड जो है वो इंक्रीज होते हैं। तो ये क्या करेगा, कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करेगा बाय सप्रेसिंग द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम द बोन्स, यानी बोन फॉर्मेशन को प्रमोट करने वाला है थायरोकैल्सिटोनिन। यानी इसका ऑपोजिट एक्शन है, हम कह सकते हैं ये दोनों एंटागोनिस्ट्स हैं। और थायरोकैल्सिटोनिन क्या बोलेगा हमारे इंटेस्टाइन और किडनीज को कि अब कैल्शियम नहीं चाहिए, कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को कम करो। इतना कैल्शियम बॉडी में ऑलरेडी बहुत ज्यादा कैल्शियम है, तो उसके एब्जॉर्प्शन को कम करने कहेगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इलस्ट्रेट द डिफरेंसेस बिटवीन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अ प्रोटीन एंड स्टेरॉयड हार्मोन। तो हमसे बोल रहा है कि प्रोटीन और स्टेरॉयड हार्मोन्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को आप डिफरेंशिएट करिए। तो सबसे पहले हमें पता है कि प्रोटीन और स्टेरॉयड हार्मोन्स, तो हमें ये पता होना चाहिए कौन सा लाइपोफिलिक है, कौन सा लाइपोफोबिक है। तो हमें पता है जो प्रोटीन्स हैं वो लाइपोफोबिक हैं, और लाइपोफोबिक होंगे तो हाइड्रोफिलिक होंगे। ठीक है, तो प्रोटीन हॉर्मोन्स जो है सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, यानी हाइड्रोफिलिक होते हैं, जबकि स्टेरॉयड हॉर्मोन्स इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, यानी हाइड्रोफोबिक होते हैं, पर लिपिड्स में ये सॉल्युबल होते हैं। तो अब अगर ये प्रोटीन्स हाइड्रोफिलिक हैं यानी लाइपोफोबिक होंगे, इनसॉल्युबल इन लिपिड्स होंगे, जबकि स्टेरॉयड हॉर्मोन सॉल्युबल इन लिपिड्स होंगे यानी लाइपोफिलिक होंगे। ठीक है, तो इतना हमें समझ में आ गया। सॉल्युबिलिटी इन वाटर एंड सॉल्युबिलिटी इन लिपिड्स, ये एक डिफरेंस हो गया। अब इसी के वजह से इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में भी डिफरेंस होगा। तो सबसे पहले सेल के अंदर की एंट्री, तो मोड ऑफ एंट्री इनटू द सेल डिपेंड्स अपॉन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द हार्मोन। तो सॉल्युबिलिटी हमने इसीलिए डिस्कस किया कि जो मोड ऑफ एंट्री इनटू द सेल है वो डिपेंड किस पे करेगा, तो सॉल्युबिलिटी पे ही डिपेंड करेगा। ठीक है, तो जो प्रोटीन हॉर्मोन्स हैं वो नहीं एंटर कर पाएंगे सेल के अंदर, क्योंकि वो तो वाटर सॉल्युबल हैं और सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड से बनी हुई है, तो लिपिड सॉल्युबल नहीं है वो, तो वो एंटर नहीं कर पाएंगे। जबकि स्टेरॉयड हॉर्मोन्स हैं सॉल्युबल इन लिपिड्स हैं, वो इजीली पेनिट्रेट कर लेंगे सेल मेम्ब्रेन को। ठीक है, अब सेल के अंदर एंट्री का हो पार्ट हो गया। अब एंट्री के बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का क्या डिफरेंस होगा। तो प्रोटीन हॉर्मोन्स तो अंदर ही नहीं जा रहे हैं, तो प्रोटीन हॉर्मोन्स के पास मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स होते हैं, यानी वो मेम्ब्रेन पे ही जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ ही इंटरैक्ट करते हैं। जबकि स्टेरॉयड हॉर्मोन्स है वो सेल के अंदर जा रहे हैं, तो वो इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स से इंटरैक्ट करते हैं। अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या डिफरेंट होगा कि प्रोटीन हॉर्मोन्स जो है मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करके सेकेंडरी मैसेंजर्स जेनरेट करेंगे, जैसे कैल्शियम, आईपी आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, साइक्लिक एएमपी, जिसकी वजह से हमारे पास बायोकेमिकल एंड फिजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे। यानी जो हमारे पास प्रोटीन हॉर्मोन्स हैं वो मेम्ब्रेन वाले रिसेप्टर से ही इंटरैक्ट करेंगे, जबकि स्टेरॉयड हॉर्मोन्स के पास इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स हैं जो कि हमारे पास सेल के अंदर हैं, तो डायरेक्टली वो सेल के अंदर इन रिसेप्टर से बाइंड करेंगे और जेनेटिक मटेरियल से इंटरैक्ट करके जो भी हमारा जीन एक्सप्रेशन है उसको रेगुलेट करेंगे, जो भी हार्मोन करवाना चाहता है उसका वो करवाएंगे। तो ये हमारा डिफरेंस हुआ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में, कि डिपेंड किस पे करता है कि लिपिड सॉल्युबल है या वाटर सॉल्युबल है। तो सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड किया एंट्री इनटू द सेल, अगर सेल में एंटर कर लिया तो न्यूक्लियस से डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकता है, और सेल में एंटर नहीं किया तो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से इंटरैक्ट करके सेकेंडरी मैसेंजर्स का प्रोडक्शन होगा। तो ऐसे हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो डिफरेंसेस जो है वो हमने देखे। सॉल्युबिलिटी में रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ है, डिफरेंट रिसेप्टर्स हैं, कौन हमारा सेल के अंदर जाता है, तो
न्यूक्लियर रिसेप्टर से इंटरैक्ट करता है और कौन हमारा मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से इंटरैक्ट करता है। तो ये हमने देख लिया डिफरेंसेस। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, हाइपोथैलेमस इज अ सुपर मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, इलैबोरेट। तो हमें हाइपोथैलेमस के बारे में बताना है कि हाइपोथैलेमस सुपर मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड तो पिट्यूटरी है, उसका भी सुपर मास्टर जो है वो है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस बहुत छोटा सा ग्लैंड है बट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, part of the diencephalon that is involved in the mediation of endocrine, autonomic and behavioral functions। यानी endocrine भी है, autonomic और behavioral functions में भी hypothalamus का रोल है। तो इसके पास सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स हैं जिसे हम न्यूक्लियाई कहते हैं, और यही हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो एक एनाटॉमिकल कनेक्शन है हमारा बिटवीन नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि है हमारा हाइपोथैलेमस। तो जो मेजर हॉर्मोन्स हैं फ्रॉम द पिट्यूटरी, उसके रिलीज को कंट्रोल करता है कौन? हाइपोथैलेमस। तो अगर पिट्यूटरी हमारे बॉडी में मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है तो उसके ऊपर वाला तो और भी इम्पोर्टेंट होगा। हाइपोथैलेमस ही जो है वो सिग्नल्स भेज रहा है पिट्यूटरी को कि वो मेजर हॉर्मोन्स रिलीज करे। तो हम देख सकते हैं हाइपोथैलेमस जो है वो कितना इम्पोर्टेंट ग्लैंड है फॉर आवर बॉडी, क्योंकि वो पिट्यूटरी के भी ऊपर है। फिर अब हमें पता है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन जो है वो रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से, और ये स्टिम्युलेट करता है एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी टू रिलीज एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। यानी एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन स्टिम्युलेट करेगा रिलीज ऑफ एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। फिर ये जाएगा एड्रेनल कॉर्टेक्स के पास, एड्रेनल ग्लैंड्स के पास। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन एड्रेनल कॉर्टेक्स के पास जाएगा और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के रिलीज को स्टिम्युलेट करेगा। यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का सबसे ऊपर का पार्ट हुआ हमारा एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन। फिर हमारे पास आता है दूसरा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो स्टिम्युलेट करेगा द रिलीज ऑफ टीएसएच फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। तो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर हम आते हैं ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन बोलेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को कि ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करो। तो it stimulates the anterior lobe of the pituitary to release growth hormone और somatostatin। फिर हमारे पास आता है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जो बोलेगा पिट्यूटरी को एलएच और एफएसएच को रिलीज करो। तो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी को बोलेगा कि गोनाडोट्रोफिन हार्मोन्स एफएसएच और एलएच को रिलीज करो। फिर हमारे पास प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन आएगा, जो बोलेगा एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी को प्रोलैक्टिन रिलीज करने। तो हमने कल ही देखा था कि टोटल 1 2 3 4 5 6 हार्मोन्स जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं, और इसको स्टिमुलेट करते हैं 5 हार्मोन्स फ्रॉम हाइपोथैलेमस। एक और हमारा लास्ट जो हार्मोन रिलीज करेगा हाइपोथैलेमस वो है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो बोलेगा कि मेलानोसाइट रिलीजिंग मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन यानी MSHRH, जो स्टिमुलेट करेगा पार्स इंटरमीडिया या इंटरमीडिएट लोब ऑफ द पिट्यूटरी टू सिक्रीट मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं हाइपोथैलेमस से वो इन्वॉल्व होते हैं इन प्रोसेसेस लाइक टेम्परेचर रेगुलेशन, कंट्रोल ऑफ वाटर बैलेंस इन द बॉडी, सेक्सुअल बिहेवियर। यानी कि आप देखिए सारे हार्मोन्स जो भी हैं वो पूरे बॉडी को कंट्रोल करेंगे, रिप्रोडक्शन, डेली साइकिल्स इन द फिजियोलॉजिकल स्टेट, क्योंकि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन भी रिलीज हो रहा है, एंड मीडिएशन ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्सेस। इसीलिए हम इसको कहते हैं सुपर मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड
तो ये सुपर मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी कहलाता है इसी वजह से, क्योंकि ऑलमोस्ट आप ऑल फंक्शंस ऑफ द बॉडी जो है हमारा, ये रेगुलेट करता है, क्योंकि ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी यानी मास्टर ग्लैंड को बोलता है सारे मेजर हॉर्मोन्स को रिलीज करने। तो हमने देखा 5 से रिलीज होते हैं 6 हॉर्मोन्स फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, और छठे से रिलीज होता है हमारे पास पार्स इंटरमीडिया का। तो ये इन चीजों से ये एमसीक्यूज बना सकते हैं या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। ये सारे क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर टाइप्स में से भी अगर आप अच्छे से सॉल्व करें तो कई सारे एमसीक्यूज के आंसर यहाँ से आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।